करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं इस त्रिदिवसीय नेशनल एग्जीबिशन एंड सिंपोजियम ऑन इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस सत्र के प्रमुख वक्ता श्री श्री हरि बोरीकर जी एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शब्द शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बतासा है। शब्द शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बतासा है। गर्व की बात होठों से क्या कहूँ, मौन ही भावनाओं की भाषा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को मंचासीन हस्तियों से के परिचय से अवगत कराना चाहूँगा। हमारे प्रमुख वक्ता हैं श्री हरि बोरीकर जी, जो वर्तमान में अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री नॉर्थ ईस्ट भी हैं। पूर्व में आपने प्रांत संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन किया है। आप 6 वर्ष तक जम्मू कश्मीर प्रांत के संगठन मंत्री रहे। आपका बांग्लादेशी घुसपैठ पर गहन अध्ययन है। आपकी शिक्षा बीकॉम डीपीएम नागपुर से हुई है। आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क 1990 से छात्र जीवन से ही है। आपका पूर्णकालिक 1996 से है। आपका केंद्र गुवाहाटी असम में है। अब मैं अरिंदम शर्मा जी से को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और हमारे प्रमुख वक्ता श्री हरि बोरीकर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। वर्तमान में आप प्रवेश एवं फीस विनियामक कमेटी में ओएसडी के पद पर कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा बीई मैकेनिकल एमई बीएचयू से हुई है। आप आईआईटी दिल्ली में पीएचडी होल्डर हैं। अब मैं एकांश चतुर्वेदी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हमारे अध्यक्ष महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट देकर सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री हरि बोरीकर जी को कि वो हमारे समक्ष अपनी बातों को रखकर हमारा मार्गदर्शन करें। आईफास्ट 2015 साविष्कार के आज के इस लेक्चर सीरीज में मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, ओएसडी एएफआरसी, सामने उपस्थित विष्णुदत्त शर्मा जी, उमेश जी तथा सभी छात्र भाइयों एवं बहनों, मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि आज युवाओं के सामने ऐसे युवा कि जो केवल पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ हम इस देश के लिए, समाज के लिए, हमारे गांव के व्यक्ति के लिए, इन सब के लिए मेरे पढ़ाई का क्या उपयोग हो सकता है,
यह सोचकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ मैं संवाद कर रहा हूं, और जिन छात्रों को ऐसे सही में लगता है, मुझे लगता है कि वही छात्र यहाँ पर आज शायद बाकी अपना पढ़ाई का थोड़ा समय छोड़कर इस प्रकार की चर्चा में यहाँ सहभागी हुए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आप सब लोगों का अभिनंदन भी करूँगा कि निश्चित रूप से आप इस प्रकार की चर्चाओं में और इन प्रकार के कार्यक्रमों में यदि अपना सहभाग आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप मन में जो सपना लेकर चले हैं, जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं, आप अपने जीवन में निश्चित रूप से उसको सफल करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। मुझे जब कहा गया कि हमारे आज के वैसे इस इंटरेक्शन के जो प्रवक्ता थे, कुछ कारणों से वो आ नहीं पाए, लेकिन उनके बारे में यदि बोलना है तो मैं आप सब लोगों को उनका एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जो सुबोध जी, जिनका भाषण आपको आज सुनने को मिलने वाला था, इन्होंने महज 13 साल में इन्होंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि मैं अपनी कोई कंपनी खोलना चाहता हूं, लेकिन अपने यहां किसी को कंपनी यदि स्थापित करना है तो 18 साल के उम्र के नीचे छात्रों को यह सुविधा नहीं है, यह प्रावधान नहीं है। कम से कम 18 साल की युवा उसकी उम्र उसकी होनी चाहिए। लेकिन सुबोध जी एक ऐसे प्रभावी कहेंगे या एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो अभी ही तुरंत कंपनी मुझे स्थापित करनी है और युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई शायद रास्ता मुझे तुरंत ढूंढना है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या उनको ध्यान में आती थी। तो सुबोध जी स्वस्थ नहीं बैठे, वो सीधा उन्होंने पता किया कि कौन से देशों में इस प्रकार की 13 साल की आयु में भी कंपनी के लिए नॉमिनेशन भरा जा सकता है, कंपनी स्थापित की जा सकती है। उनके ध्यान में आया कि अमेरिका में जाने से मैं आज इस वर्ष में भी कंपनी स्थापित कर सकता हूं। वो एक क्षण के लिए भी यहां रुके नहीं, अमेरिका गए, अमेरिका में जाकर वहां पर उन्होंने कंपनी स्थापित की। आज हजारों लोगों को सुबोध जी ने एम्प्लॉयमेंट दिया है, रोजगार के साधन उनके लिए उपलब्ध करा दिए हैं। मेरे मन में कभी कभी सवाल आते हैं कि एक 13 साल की आयु में मुझे रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए किसी कंपनी के लिए, यह एक महत्वाकांक्षा जब मन में जागती है। वो कोई एक बहुत बड़े पढ़े लिखे छात्र नहीं थे, लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा छात्र है वो भी आज क्या सोचता है, मैं जब इसकी तुलना करता हूं तो ये बात सामने आती है। मैं केवल उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, इसको नकारात्मक मत लीजिए। अभी कुछ महीनों पहले आईआईटी गुवाहाटी में 3 छात्रों ने आत्महत्या की है। अब हम सब लोग जानते हैं कि आईआईटी का शिक्षा का स्तर कितना उच्च होता है। वहां से निकलने वाला जो भी प्रोडक्ट है, जो भी विद्यार्थी आईआईटी करके बाहर निकलेगा, तो समाज, देश, राष्ट्र ये सारी उनसे अपेक्षा करती है कि इस देश के विकास के लिए, समस्याओं के लिए यदि कोई समाधान हो सकता है तो दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये कोई समस्या का हल निकालने वाले छात्र है, ऐसे आईआईटी का छात्र। लेकिन वो जब आत्महत्या करता है, मैं कैंपस में गया और जब मैंने बात किया कि इन 3-4 महीनों में जिन 3 लड़कों ने आत्महत्या की उसके कारण क्या थे, तो एक तो कारण कोई अन्य था, लेकिन 2 कारण ऐसे थे कि जो वो पे स्केल चाहते थे, जो पैकेज वो चाहते थे आईआईटी के बाद जॉब में, वो शायद पे स्केल उनको नहीं मिल रहा था, उस प्रकार का पैकेज उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन जितनी तनख्वाह, सैलरी चाहिए, उतनी सैलरी यदि नहीं मिल रही है तो उसके सामने दूसरा रास्ता कौन सा है? क्या आत्महत्या उसके सामने रास्ता है क्या? मुझे लगता है ये हारे हुए विद्यार्थी का लक्षण है। लेकिन वही आईआईटी का छात्र चाहे तो हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। मैं एक गांव में गया, एक कार्यकर्ता के घर में हम बैठे थे। वहां पर उसने अपने मित्रों को बुलाया कि
कि एक बार थोड़ा परिचय सबके साथ हो जाए। मैं बातचीत करने लगा, मैंने उन सभी छात्रों को पूछा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। एक ने कहा कि ग्रेजुएशन हुआ है। मैंने कहा कितने साल पहले? बोले 3 साल पहले। मैंने आप तब क्या कर रहे हो? नहीं, तो अभी घर में बैठा हूँ। मैं कहा आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, अभी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे नहीं है, आगे पढ़ नहीं सकता हूँ, घर वाले मुझे उसके लिए पैसा नहीं दे रहे। दूसरे को पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं भी ग्रेजुएट हो गया हूँ और आगे पढ़ने के लिए कुछ पैसे नहीं है, सुविधाएं नहीं है। मैं तुमको कितना साल हो गया? तो उसने कहा कि मैं भी 4 साल से। मेरे मन में इतना गुस्सा आया, मैंने उनको बोला कि आज शायद मेरा परिचय आपसे पहली बार हो रहा है, लेकिन मैं आपको जो बात आज बोलने वाला हूँ शायद आपको बुरा लगेगी तो लगने दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात बोल के रहूँगा। मैंने उनको कहा कि अरे आपके माता पिता ने आपको ग्रेजुएट बनाया ना, आपको ग्रेजुएशन तक उन्होंने पढ़ाई करा दी है, उसके बाद भी यदि आप बोलेंगे कि मुझे पीजी के लिए भी घर वालों ने पैसे देना चाहिए, क्या छोटा मोटा कोई भी रोजगार करके आप पीजी के पैसे खड़े नहीं कर सकते? यह सवाल मेरे मन में आया। मैंने कहा कल तुम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, छोटा मोटा कोई चपरासी का नौकरी मिल जाए तो मुझे लगता है कि 2 साल तुम करो, लेकिन उस पैसे से पीजी के लिए आगे बढ़ो, लेकिन घर में स्वस्थ मत बैठो। मुझे पता नहीं उन्होंने उस बात को कैसे लिया, लेकिन घर में अपने माता पिता, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई के लिए अपने पसीने का एक एक क्षण, अपनी मेहनत का एक एक क्षण वो हम सब लोगों के लिए लगा रहे हैं। अपने घर, जमीन, ये सारा गिरवी रखकर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपके बिना पीछे पूछे भी वो पैसा फीस का कहां से जुगाड़ कर रहे हैं ये हमको पता नहीं होता है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को निर्माण करने के लिए, एक सामान्य छात्र से, एक सामान्य मनुष्य से इस देश के लिए, दुनिया के लिए हम कुछ बहुत कुछ कर जाए, इस प्रकार का व्यक्ति निर्माण करने का काम शायद मुझे लगता है कि परिवार के लोग कर रहे हैं, समाज के लोग कर रहे हैं, देश, प्रशासन, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि लोक संख्या को, पॉपुलेशन को लोग एक समस्या मानते थे। मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की हम चर्चा कर रहे हैं आज, वैसे उस समय पॉपुलेशन की, जनसंख्या की समस्या के रूप में चर्चा होती थी, सेमिनार होते थे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन 2020 किताब लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि लोक संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा जनसंख्या बल है। इट इज अ मैन पावर। हाउ वी यूटिलाइज दैट मैन पावर, इट इज डिपेंड अपॉन अस। हम कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारे देश में आज भी कोई मैन पावर मैनेजमेंट नाम की चीज है क्या? साल में 30 लाख विद्यार्थी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बाहर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेके बाहर जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यासक्रम लोग पढ़कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? क्या उस प्रकार की व्यवस्था हमारे पास है क्या कि एक एक व्यक्ति के बारे में हमारे देश में उस प्रकार से प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन कोई हैंडीकैप व्यक्ति भी यदि होगा, अपंग व्यक्ति होगा, तो उसकी भी मैक्सिमम क्षमताओं का उपयोग करके देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का सही अर्थ होता है मैनेजमेंट टैक्टफुली। क्या ऐसे हर एक व्यक्ति के बारे में उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे टैक्टफुली उसको दिया जाए, इस प्रकार का विचार हमारे यहां होने की आवश्यकता है कि नहीं है? मैं क्या उद्योग क्षेत्र के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी व्यक्ति की किसी अपने विषय के बारे में कितनी निष्ठा रहती है और उस निष्ठा को पूरा करने के लिए या अपने ड्यूटीज को पूरा करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। आप अपने उसको एम के साथ उसको जोड़ दीजिए, इस एग्जाम्पल को।
हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवाद है, आज वहां के युवाओं के सामने अपना घर, जमीन, अपने खेत, अपना गांव, अपना पूरा शायद जिला, इन सबको आतंकवाद मुक्त कैसे रखना है, इस प्रकार का एक चैलेंज जम्मू कश्मीर के छात्रों के सामने है। ऐसे एक डोडा जिले का उदाहरण बताऊंगा। सतीश नाम का एक छात्र फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला छात्र था, फर्स्ट ईयर आर्ट्स में। लेकिन वहां गांव में जब आतंकवादी आते हैं तो ग्रामीण लोगों के पास में कुछ भी हथियार होता नहीं है, तो वहां के सरकार ने एक योजना बनाई, विलेज डिफेंस कमिटीज बनाई, वीडीसी, और ग्रामीण रोजगार युवाओं के हाथ में, ग्रामीण युवाओं के हाथ में कुछ हथियार दिए। क्या आतंकवादी यदि आते हैं तो उनका सामना आप करिए। ऐसे एक सतीश कि जिन्होंने शायद 37 आतंकवादियों को उसने मारा था। ऐसा एक प्रभावी दमदार लड़का, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, इनके उसके ऊपर 11 लाख 20 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर रखा था। ऐसा इस सतीश को एक बार जंगल में वो और उसके दोस्त को आतंकवादियों ने दोनों तरफ से ट्रैप कर लिया। जंगल में वो बीच में फंस गया। उसके बाद बंदूक तो थी। जब फायरिंग हुई तो आतंकवादियों की गोली उसके एक हाथ में लग गई, जिससे ट्रिगर दबता है। वो घायल हो गया था। उसको जम्मू में एडमिट जब किया गया तो ब्लड देने के लिए हम सब लोग वहां पहुंचे, तब मेरी बातचीत उससे हुई। उसने पूरी किस्सा सुनाया कि मेरे हाथ में गोली लगने के बाद में यदि आतंकवादियों को यह पता चलेगा कि मैं घायल हो गया हूं तो मेरा मृत्यु निश्चित है, मेरा मरना तय है। लेकिन किसी भी तरीके से आतंकवादियों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घायल हुआ हूं, इसीलिए मैं काउंटर फायरिंग देते रहूंगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि वो पत्थर के पीछे छुपकर उसने अपने दोस्त को कहा कि तुम दूसरे साइड से निकल जाओ, मैं यहीं पर डटता हूं। 45 मिनट तक अपने पांव से इस हाथ पर रखकर, बंदूक रखकर उसने फायरिंग की। 45 मिनट तक फायरिंग चलती रही। आर्मी के जवानों को जब इसकी आवाज़ पहुंची तो वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गए, उसकी जान बच गई। जब मैं हॉस्पिटल में उसको मिल रहा था, मैंने उसको सवाल पूछा, मैंने कहा यार तुम तो बच गए, अभी तुम वापस जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको तो ये लोग जिंदा छोड़ेंगे नहीं। तो वो मुझे बोलता है कि भैया हमारे गांव की ज़मीन बचाने के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो आज भी मेरे पास सलामत है, मेरी उंगली काम कर रही है। ये उंगली मेरी काम कर रही है, इसलिए मेरे वापस जाने के बाद में उन सब का सफाया निश्चित रूप से होगा, यह विश्वास मेरे मन में है। मुझे ऐसा लगता है कि डोडा जिले के दूर सुदूर गांव में रहने वाला एक सतीश नाम का सामान्य छात्र अपनी जमीन को बचाने के लिए, देश की जमीन को बचाने के लिए यदि प्राणों का बलिदान भी कर सकता है, क्या हम अपने ही सपने को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत हम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने सपने को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की भी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, हम कर सकते कि नहीं कर सकते? एपीजे अब्दुल कलाम का एक उदाहरण है कि उन्होंने उनकी और उनकी एक टीम, निश्चित रूप से एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण ज़्यादा आएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस पूरे क्षेत्र में रहा है। जब उनके सीनियर जो व्यक्ति थे, इनको फेलोशिप मिलने वाली थी, लेकिन ये 3-4 लोगों की जो टीम थी, ये जो प्रोजेक्ट बना रहे थे वो उस तरह से सफल नहीं हो रहा था। लेकिन उनके गाइड को लगा कि शायद इनका ध्यान पूरी तरीके से लग नहीं रहा है। उनके गाइड ने उनको कहा कि एपीजे तुमको अभी सोमवार तक का समय दिया जाएगा, सोमवार सवेरे तक यदि तुमने ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो तुम्हारी फेलोशिप कैंसल, तुमको ये प्रोजेक्ट आगे और करने को नहीं मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब सामान्य परिवार से आए हुए छात्र थे, उनको फेलोशिप का महत्व क्या होता है ये जानते थे। लेकिन जिस समय बता दिया गया कि बस सोमवार तक ही तुम्हारे पास समय है, 3 दिन 3 रात, आपको विश्वास नहीं होगा, वो और उनकी पूरी टीम बिना खाना खाए घर नहीं गए, कुछ नहीं गए, 3 दिन 3 रात लैब में रहे, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। रविवार की रात को, जिस दिन सोमवार को सबमिट करना था, रविवार को रात को वो गाइड लैब में आए और एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने कितना मेंटल स्ट्रेस लेकर इस प्रोजेक्ट को किया होगा, क्योंकि तुम्हारी शायद बहुत आवश्यकता इस पर डिपेंड थी, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता था कि तुम सच में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारे मन में कितनी इच्छा है।
और आज रात को आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोमवार सवेरे की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट आपका सबमिट हो गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि आप अपने प्रयासों में यदि पूरी तरह से आप अपना निष्ठा से अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, जिस काम के लिए आप लगे हैं, भगवान निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो भाई बहन बैठे हैं, आप सब लोगों ने भी निश्चित रूप से कोई सपना देखा होगा। यदि नहीं देखा होगा तो आज भी तय करिए कि मुझे निश्चित रूप से क्या करना है, कहां जाना है, क्या बनना है। साविष्कार में हम लोग आए हैं। मुझे लगता है कि देश और दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, उसके साविष्कारों के पीछे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्रसंग रहता है कि जिसके कारण वो आविष्कार जन्म होता है, निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हैंडीकैप व्यक्तियों के लिए जो व्हील चेयर हम आज देखते हैं, ये व्हील चेयर ऐसे ही नहीं आया है। फिर से उसी व्यक्ति का नाम मैं लूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम। जब उन्होंने देखा कि एक हैंडीकैप एक छात्रा है, एक छोटी सी लड़की है, लेकिन उसको ऊपर के मंजिल में यदि जाना है, लिफ्ट तक उसको पहुंचाना, तो उठाकर कुछ 4 लोग लेके जा रहे थे। उनके मन में आया कि मैं तकनीकी में उससे इतना सब कुछ मैं कर रहा हूं, क्या मैं एक छोटी सी इस छोटी लड़की की बच्ची की इतनी भी आवश्यकता मैं पूरी नहीं कर सकता हूं क्या? उनके मन में यह सवाल खड़ा हुआ और उस सवाल का जवाब था कि व्हील चेयर। मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल केवल एपीजे अब्दुल कलाम के मन में नहीं आते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान ने यह संवेदनशील ब्रेन दिया है, मुझे लगता है कि हर एक के मन में ऐसे सवाल आते हैं। क्या आते हैं कि नहीं आते? हर एक के मन में सवाल आते हैं, लेकिन क्या उन सवालों को हम संभाल कर रखते हैं क्या? कि कोई भी चीज देखने के बाद में, जैसे 3 घंटे का पिक्चर हम देखते हैं तो 3 घंटे तक तो उसका असर रहता है, लेकिन 3 घंटे के बाद में उस पिक्चर का असर जैसे उतर जाता है, वैसे कोई घटना प्रसंग जिसको देखने के बाद में हमारे मन में कोई सवाल खड़े होते हैं, यदि उन सवालों को हमने संभाल कर नहीं रखा तो हम उसका समाधान कभी भी नहीं ढूंढ सकते हैं। आप उस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि देश दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो सकता है और वो मेरे द्वारा हो सकता है। ऐसे यदि विश्वास आपके मन में होगा तो मुझे लगता है कि इन सवालों को आप संभाल कर रखेंगे। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या भारत की सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं क्या? आज मेट्रोज की बात चल रही है, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। आज निश्चित रूप से बुलेट ट्रेन की हम बात करेंगे तो बुलेट ट्रेन का निर्माण भी भारत में होने वाला है, लेकिन इस बुलेट ट्रेन को तैयार करने के लिए इस प्रकार से इंजीनियर्स आज देश में है क्या? या उस प्रकार का अभ्यासक्रम हमारा है क्या? मेट्रोज की हम बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। हम सब लोग जानते हैं कि कोंकण एरिया महाराष्ट्र का सबने सुना होगा। कोंकण एरिया में कोंकण रेलवे का इंडियन रेलवे में बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी एरियाज को रेलवे के साथ जोड़ने का जो प्रयास कोंकण रेलवे ने किया, इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन। क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, इन पहाड़ों के बीच में से ट्रेन को कैसे ले जाया जाए, इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। बड़े बड़े टनल्स बनाए और कोंकण के हर जिले तक, गांव तक रेलवे को उन्होंने पहुंचाया। पहाड़ियों में भी भारत अपने तंत्रज्ञान पर, तकनीकी के आधार पर हम सब लोग ट्रेन को पहुंचा सकते थे, यह साबित किया। लेकिन जब यही मॉडल जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में इसको प्रयास करने का, जब उन्होंने प्रयास किया, इस मॉडल को लगाने का प्रयास किया, तो जम्मू से श्रीनगर की घाटी में इस ट्रेन को ले जाने के लिए जब बोगीबील टनल जब बनने की शुरुआत हुई तो आधे रास्ते तक तो टनल बन गया, लेकिन आधे रास्ते के बाद में वहाँ पर पत्थर नहीं था, वहाँ जाकर टनल बैठ गया, ज़मीन बैठ गई, ऊपर से मिट्टी गिर गई। क्यों?
क्योंकि अंदर जो पत्थर के बाद जो मिट्टी थी वो सारी रेत थी। पूरा 2 साल कोंकण रेलवे को, नॉर्दर्न रेलवे को इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं और इस मिट्टी को भी कैसे कवर करके टनल बनेगा, पूरा 2 साल तक समय लग गया। और उसके बाद लोहे की दीवार और क्या क्या डालकर उसको बनाया गया। आज श्रीनगर में भी ट्रेन पहुंच गई। यह एक बहुत बड़ा योगदान इंडियन रेलवे के इसमें है। मेरा ऐसे कहना है कि ऐसे हर क्षेत्र में ऐसे नवीन कुछ ना कुछ करने की शायद कोई जिम्मेदारी किसी की है, ड्यूटीज किसी की है, तो आज के वर्तमान इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों की है। ऐसे कितने क्षेत्र हैं कि जिसमें शायद हम सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। मैंने कल भी अपने भाषण में कहा, मैं फिर से उस बात को आज दोहराता हूं। हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो मैं अभी इसी पंडाल में लगे हुए एक प्रोजेक्ट को देख के आया कि जहां पर जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा कि जमीन में क्षार कितना है, किस प्रकार की मिट्टी है, कौन सा अनाज वहां पर उगेगा, इस प्रकार की तकनीक छात्रों ने यहां पर लाई है। एक प्रोजेक्ट यहां पर आया है कि जिसमें आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से यदि गाड़ी आपकी क्रॉस होगी तो इट विल क्रिएट एनर्जी। जितनी गाड़ियां पास होगी उस स्पीड ब्रेकर से, एक साइड में स्टोरेज दिया है, उस स्पीड ब्रेकर के गाड़ी के वेट से एनर्जी क्रिएट होगी और स्ट्रीट लाइट चलेंगे। आज सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे तो सोलर प्लांट्स के द्वारा एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इतना बड़ा नीमच में एक सोलर प्लांट खड़ा किया है। पूरे देश के सभी राज्य शायद उसको आदर्श मानकर अपने अपने स्थानों पर भी इस ऊर्जा के स्रोत को हम सब लोग निर्माण कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हमारे नॉर्थ ईस्ट की यदि बात करेंगे तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार की वेराइटीज है, फूड्स अलग अलग प्रकार के निकलते हैं, लेकिन वहां पर फूड प्रोसेसिंग के कोई भी प्लांट्स वहां पर नहीं है। क्या हम जैसे युवा इस प्रकार के कोई मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं? विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा योगदान इन सारे विषय में रहा है, जिसके लिए मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा। हम सब लोग कैश्यूनट जानते हैं, काजू के ऊपर प्रोसेसिंग करने वाला जो मॉडल है वो इसी प्रकार के iFAST में ही पहली बार आया था, जहां पर कुछ छात्रों ने एक प्रोजेक्ट ऐसे बनाया कि आप एक तरफ से काजू यदि छोड़ेंगे तो दूसरे तरफ से बिना उसका शेप टूटे ऊपर के सारे कवर उसको फिनिशिंग करके वो काजू बाहर निकलेगा। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे दिमाग इन सारे विषयों में हम सब लोग मिलकर लगा सकते हैं। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या तकनीकी भी उसका कोई एक आध कारण उसमें तकनीकी हो सकता है क्या? और यदि है तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए वो चैलेंज है कि किसान यदि तकनीकी के अभाव के कारण यदि आत्महत्या कर रहा है तो हम उसके ऊपर समाधान होंगे, ऐसा कोई सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। एरोस्पेस की बात करेंगे तो डीआरडीओ ने जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रगति उन सब लोगों ने की है, मैं सबका अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने तेजस, निशांत, लक्ष्य, ब्रह्मोस, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स यहां पर बनाए हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी, जो शायद दुनिया में केवल 3 राष्ट्रों के पास है, उसमें भारत का नंबर है। सुपर कंप्यूटर की तकनीकी जब अमेरिका ने भारत को कहा कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो भारत के वैज्ञानिकों ने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और भारत के अंदर इस सुपर कंप्यूटर परम संगणक का हमने निर्माण किया। दुनिया में एक मैसेज गया कि नहीं, भारत भी अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ हासिल कर सकता है। यह विश्व के सभी देशों में अपने वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे शिप बिल्डिंग होगा, ऑटोमोबाइल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की हम बात करते हैं या फिर फार्मा टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, इन सारे विषयों को लेकर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इन फ्रंट ऑफ अस। हम यदि चाहें तो हम अपने बलबूते पर इन सारे क्षेत्रों में ऐसे कुछ मॉडल खड़े कर सकते हैं
कि आगे में आविष्कार यदि कोई होगा, इनोवेशन कहीं होगा, तो वो भारत में ही होगा। इस प्रकार की अपनी छाप हम दुनिया में छोड़ सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हम दुनिया के दूसरे सबसे जनसंख्या वाले, बड़ी संख्या वाले लोग हैं और युवा शक्ति वाला राष्ट्र हमारा है। इसलिए आज के युवाओं के सामने यदि कोई चैलेंज है तो मुझे लगता है कि अपने भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए मेरा भी कुछ योगदान रह सकता है। इतना आत्मविश्वास हर एक छात्र ने अपने मन में जगाना चाहिए। यह अपने आप को कमजोर मानकर नहीं चलना चाहिए। क्या रे, इतने बड़े भीड़ में मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक सामान्य छात्र हूं। मुझे लगता है कि इस बात को छोड़ देना चाहिए और सामान्य व्यक्ति के संवेदनाओं को मैं भी कुछ समस्या का समाधान मैं बन सकता हूं, इस प्रकार का हमने सोचना चाहिए। मैं एक 2-3 बातें हैं जो मैं अंत में सिर्फ बताना चाहूंगा युवाओं के बारे में। यदि हम कहेंगे तो ध्यान में आता है कि क्रिएटिविटी, कल्पकता जिसका स्वभाव है, ऐसा युवा होता है जिसके मन में नवीन कल्पनाएं आती है और ये क्रिएटिविटी व्यक्ति को जिंदा रखती है। यदि एक छोटे से पौधे को पानी, फल, धूप ये यदि लगातार नहीं मिलता रहा तो वो बड़ा नहीं हो सकता है। वैसे ही व्यक्ति के दिमाग को यदि हम चलाते नहीं रहेंगे तो वो दिमाग चलना बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ वाक्य जो है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। आप जितना सीखेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी जागेगी। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। आपकी क्रिएटिविटी या आपके विचार को, चिंतन को उसके तरफ आपको ले जाएगी। थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। आपका चिंतन जो होगा वो आपको ज्ञान के तरफ ले जाएगा कि मुझे कोई चीज़ ऐसी निर्माण करना है, उसके लिए मैं क्या पढ़ सकता हूँ, कौन सी किताबें मुझे रेफरेंस में जाना चाहिए। यह आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए उस तरफ आपको ले जाएगी। और अल्टीमेटली नॉलेज मेक्स मैन परफेक्ट। जिस समय ज्ञानी व्यक्ति हो जाएगा वो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे देश का हर एक व्यक्ति यदि परिपूर्ण हो जाएगा तो इस राष्ट्र को परिपूर्ण होने के लिए, दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन युवाओं के मन में कुछ करेज बहुत जगाने की आवश्यकता है। इसलिए करेज के बारे में यदि कुछ कहेंगे तो ध्यान में आता है कि करेज टू थिंक डिफरेंट। जो सब लोग सोचते हैं वो हम नहीं सोचते हैं। सब लोगों से कुछ थोड़ा अलग हटकर हम सोच सकते हैं क्या? दैट इज करेज। करेज टू इन्वेंट। नया कुछ इन्वेंट करना है, मुझे नया कुछ खोजना है, यह एक महत्वाकांक्षा मन में होगा तो मुझे लगता है कि वो भी आपको एक साहस की तरफ ले जाएगा। करेज टू ट्रेवल इनटू अनएक्सप्लोर पाथ। जिस रास्ते पर अभी तक कोई गया नहीं है, ऐसा कोई रास्ता हम सब लोग मिलकर खोज सकते हैं क्या? करेज टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल। जिस पर लोग अपना सोचना बंद कर सकते हैं कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। क्या ऐसी चीज को आप समाधान उसका दे देंगे? एंड लास्ट में करेज टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड। दीज आर द ऑल क्वालिटीज ऑफ यूथ। युवाओं के मन में ये सब कुछ होता है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, वो है आत्मविश्वास की कमी। एक कदम तो तबीयत से उछालो यारो। विश्वास के साथ एक कदम आप सामने रखिए, पूरा दुनिया में आप सब लोगों के सामने आएगा। लेकिन इन सारे विकास को, डेवलपमेंट को करते समय केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े शहर, यही केवल विकास का मॉडल नहीं हो सकता है। सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि आप कोई आविष्कार करते हैं, सामान्य जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आविष्कार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हम इंजीनियर किस काम के लिए बन रहे हैं, ऐसे यदि मन में लेके चलेंगे तो एक 4 पंक्तियाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, मैं आपके सबके सामने रखना चाहूँगा। बढ़ रहे हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन विश्व भी उस पार से। पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है अब हमें देश को इस भार से। क्या देश की गरीबी हम समाप्त कर सकते हैं क्या?
देश में जो भिखारी हमको घूमते हुए देख सकते हैं, तो क्या भिखारियों से मुक्त अपना देश हम देखना चाहते हैं क्या? मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। इन सवालों को संभाल कर रखिए और इन सवालों को समस्या के लिए मेरा जीवन का क्या योगदान हो सकता है, इस प्रकार से यदि हम जीवन जिएंगे तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो भी आज कार्य कर रहे हैं उस दिशा में हम सब लोगों का कार्य, एक एक क्षण, एक एक पल हम सब लोग उस दिशा में जिएंगे। इन अंत में इतना ही मैं बात बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्द अमूल्य हैं। आपके लिए सिर्फ मैं 2 पंक्तियां ही कहना चाहूँगा कि गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, भा सके जो आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मुख्य वक्ता महोदय से किसी तरह का सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। इसके लिए कृपया आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आपके पास कॉर्डलेस माइक पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा अपने अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सुनील गुप्ता जी से कि वो अपने ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करें। आपको बता दूं, डॉक्टर गुप्ता जी वर्तमान में AFRC MP भोपाल के प्रवेश एवं फीस विनियामक कमेटी के OSD के पद पर कार्यरत हैं। सर प्लीज कम। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री बोरीकर जी, आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी एवं प्रिय छात्रों, मैं बात को वहीं से उठाता हूं जहां बोरीकर जी ने ख़त्म की कि हमको इस देश को गरीबी की भार से मुक्त करना है। इस कार्यक्रम की अगर आप जो आई फास्ट है, जो इसका अगर पूरा आप देख रहे हो, तो इस जब कार्यक्रम को विचारित किया गया तो इस बात पर बहुत स्पष्ट मत था सभी लोगों का कि जब तक हम अपने ग्रेजुएट्स में इनोवेशन की चीज़ें नहीं लाएंगे, इनोवेशन के प्रति उनकी अभिरुचि को नहीं बढ़ाएंगे, तो इस देश से गरीबी दूर नहीं हो सकती। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर पिछले साल अगर आपको याद हो, देश में खाद्यान्नों की कीमत बढ़ रही थी पूरी दुनिया में, और अमेरिका से एक स्टेटमेंट आया कि भारत में विकास हो रहा है और भारतीयों ने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, इसलिए अन्न की कीमत बढ़ रही है। अब इसमें 2 अर्थ निहित हैं। अगर भारतीय खाना शुरू कर देते हैं तो अन्न की कीमत बढ़ सकती है, तो खाना छोड़ देंगे तो गिर भी सकती है। इसका मतलब यह है कि ये जो कंज्यूमर वाद है, उसमें किसी भी चीज़ को कीमत को गिराना या बढ़ाना हमारे हाथ में है। इस ताकत को हमें पहचानना है। अब दूसरी बात जो आपके मतलब की है, आप बड़ी दूर से आए हैं, कुछ लोग LNCT से आए हैं शायद। LNCT से कितने छात्र आए हैं? अरे क्या बात है। नहीं, कुछ कॉर्पोरेट से भी आए हैं। कॉर्पोरेट से कितने हैं? नहीं, कॉर्पोरेट चले गए। अच्छा, तो LNCT से छात्र आए हैं। LNCT मध्य प्रदेश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे अग्रणी इंजीनियरिंग महाविद्यालय। मैं उन कार्यकर्ताओं को ये बात मैं उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं जो कि सुदूर प्रांतों से आए हुए हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में बड़ी दूर दूर से कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो छात्र यहाँ बैठे हैं वो बहुत ही प्रबुद्ध इंजीनियरिंग छात्र बैठा हुआ है। अब बात यह कि अक्सर आप अखबार में आजकल पढ़ रहे होंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है आज के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की। ये बात कभी नेस्कॉम के उससे आएगा, कभी कोई स्पीकर बोल जाएगा, कभी कोई प्रेस वाला बोल देगा, कभी कोई बिल्कुल अनरिलेटेड व्यक्ति बोल देगा कि साहब वो अखबार में पढ़ के मैंने पढ़ा था कि हमारे देश के केवल 20% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल हैं।
इसका क्या अर्थ है? एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या है? किसी ने आपको बताया कि जब आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो एम्प्लॉयर आप में देखता क्या है और देखना क्या चाहता है, तब वो आपको एम्प्लॉयड करेगा। एलएनसीटी में तो लगभग 100% प्लेसमेंट होता है, जैसे मुझे मालूम है। एलएनसीटी में 100% प्लेसमेंट होता है, जैसा मुझे जानकारी है। जो एम्प्लॉयबल हैं, मतलब जो पास हैं, मेरा मतलब है जितने पास हैं वो सभी एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जो नहीं है या जिनको किसी कारण से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो किन कारणों से नहीं मिलता है? एम्प्लॉयर क्या देखता है? एम्प्लॉयर 3 चीजें देखता है: सॉफ्ट स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल। ये हम और आप में भी देखते हैं। अगर हमें आपको कार्यकर्ता के रूप में iFast में लेना है और हमें आपको कोई जिम्मेदारी सौंपनी है, तो हम ये देखेंगे कि यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इसको कहाँ पे लगा दें? वहाँ सामने लगा दें इसको, जहाँ पर रिसेप्शन पर। ये बच्चा अच्छा इंटरेक्ट करता है, अच्छी बातचीत करता है, समझदारी से बात करता है, समझता है चीज़ों को, तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल हमको रिक्वायर्ड है। फिर सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स, इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा वर्ड है, इंटीग्रिटी, और ये इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बहुत चलता है। इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। अब ये इंटीग्रिटी क्या है? बड़ा व्यापक शब्द है। ऑनेस्टी क्या है? बड़ा व्यापक शब्द है। कमिटमेंट क्या है? बड़ा व्यापक शब्द है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, बहुत रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, उसने ये कहानी रखी थी एक बार इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, तो मुझे बहुत शर्म आती थी अपनी माँ को कहीं भी ले जाने में। जब वो मेरे स्कूल आती थी, जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल आ जाती थी क्लास में, तो मैं माँ से कहता, माँ आप क्लास में मत आया करो क्योंकि बच्चे हंसते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको ये लगता था कि माँ मेरे कॉलेज में मत नहीं आए। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको लगता था मेरे ऑफिस में नहीं आए। मैरिज हुई, वो पृथक रहने लगा अपने बच्चों और परिवार के साथ, तो उसको लगता था कि वो हमारे वो दादी से बच्चे ना मिले। एक दिन वो पहुंच गई तो वो इरिटेट हो गया, अरे माँ क्यों आई, देखो बच्चे डर गए आपसे। उसने अपनी माँ से कहा कि बच्चे डर गए आपसे। माँ वहां से लौट गई। उसके बाद वो कभी मिली भी नहीं। एक बार उसका वो जो छोटा जो प्राइमरी स्कूल था उसमें रीयूनियन का प्रोग्राम हुआ, तो उसने प्रोग्राम बनाया कि मैं अपने उस रीयूनियन के प्रोग्राम में जाऊंगा और माँ को भी देखाऊंगा। वो रीयूनियन प्रोग्राम में गया। रीयूनियन प्रोग्राम के बाद वो जब अपने घर पहुंचा तो वहां पे पता चला कि नहीं, वहां तो ये जो वृद्ध महिला रहती थी उसकी डेथ हो गई है, और पड़ोसी ने उसको एक लेटर दिया जो डेथ के बाद वो छोड़ गई है आपके लिए। उस वृद्ध महिला ने लिखा था, बेटे के नाम थी चिट्ठी, कि बेटा मुझे नहीं मालूम कि तुम वापस लौटोगे या नहीं लौटोगे, मुझे यह भी नहीं मालूम कि तुम ये पत्र पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं ये तुम्हें बताती हूं कि जब तुम बिल्कुल 1 वर्ष के थे, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें तुम्हारी एक आंख चली गई थी, तो मैंने अपनी एक आंख तुमको ये डोनेट कर दी थी कि तुम बिना एक आंख के कैसे जियोगे। और इस बात को उस मां ने पूरे जीवन छुपाए रखा। अब इसको इंटीग्रिटी कहें, इसको ऑनेस्टी कहें, इसको कमिटमेंट कहें, इसको लाइफ के प्रति एक फलसफा कहें, क्या कहें, अगर ये हम में है, हमने किसी के प्रति कुछ किया भी लेकिन उसको छुपाए रखने का जज्बा हमारे में है, तो ऐसा एम्प्लॉय तो हम लोग हाथों में हाथ लिए घूमेंगे भाई। किसको ऐसे लोग नहीं चाहिए। फिर बात आती है प्रोफेशनल स्किल्स की। ये थर्ड है, लास्ट है। प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में कंपनीज कहती हैं कि बहुत ही कई बार स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जो कि कंपनी में ही दी जा सकती हैं, अतः हमें बहुत जरूरी नहीं है। अगर बच्चे में सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो हम ये प्रोफेशनल स्किल्स उसको सिखा देंगे। लेकिन फिर भी इस पर एक छोटी सी कहानी और हम आपको बताते हैं। आपने तितलियों को उड़ते देखा होगा, बड़े बढ़िया, और तितलियों का जो होने की जो जन्म प्रक्रिया है वो भी बड़ी अनोखी सी होती है। अगर कभी आपने वो एक कुकून कर शब्द होता है जिसमें से वो तितली का वो प्यूपा निकलता है, तो बड़ा एक अजीब सी फीलिंग होती है। ऐसे ही सहज भाव में कोई व्यक्ति खड़ा था, उसको देख रहा था बड़े उसमें से जो कुकून होता है उसमें से वो तितली निकलने का प्रयास कर रही थी और बड़ी फड़फड़ा रही थी।
तो उसके मन में दया भाव पैदा हो गया। जब उसके मन में दया भाव पैदा हो गया तो उसने एक छोटी सी कैंची उठाई और हल्के से उस कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो वो बड़ी आसानी से बाहर निकल आई। वो बड़ा खुश हुआ, देखो कितना मैंने हेल्प की, ये देखो कितना फड़फड़ा रही थी तितली, निकल नहीं पा रही थी। अब वो उसके उड़ने का इंतजार करता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तितली उड़ी ही नहीं। अब वो तितली क्यों नहीं उड़ी? वो तितली इसलिए नहीं उड़ी कि जो साइंटिफिक प्रोसेस था उसमें जो वो जो फड़फड़ाना है उसका, वो फड़फड़ाना ही वो एक ऐसी प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस था जिसमें एक वो लिक्विड सीक्रेट करती है तितली और वो उसके पंखों में जाती है और पंखों को मजबूत बनाती है और उड़ने लायक बनाती है। मतलब अगर कोई चीज हम आपको बहुत सहज परोस कर दे देंगे तो आप में वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और स्किल पैदा हो ही नहीं सकती जिसकी आपको जरूरत है। इस बात को आप समझिए, ये बहुत गंभीर बात है। और इस तरह की प्रदर्शनियां जो आज हम यहां लगा रहे हैं, आपकी उस फड़फड़ाहट को बढ़ाने के लिए हमने लगाई है। हम ये चाहते हैं कि आप में जो क्रिएटिविटी छुपी है, जब उसको आप साकार रूप दें तो उसको आने वाली परेशानियों को आकसार करें और फिर देखें किस तरह से आपकी जो स्किल्स हैं उनको पूरा करने में, उन सपनों को पूरा करने में कितनी परेशानियां आती हैं। एक छोटी चीज करने, एक नट या बोल्ट नहीं मिलेगा और उस एक नट बोल्ट को लेने के लिए जब आपको ओल्ड भोपाल जाना पड़ेगा सही नाप के लिए, तब आपको पता लगता है अरे यार ये तो बहुत परेशानी का काम है। लेकिन जब ये फड़फड़ाहट फाइनली आपके सपनों को साकार करके मूर्त रूप में आती है, तो वो जो ट्रेनिंग है वो आपके पूरे 4 साल जो आपने क्लास में पढ़ा उससे कहीं ज्यादा बढ़कर होती है और इंडस्ट्री वाले यही देखते भी हैं। कल मुझे HEG का एक सीनियर मैनेजर मिला था, वो मुझसे ये कह रहा था कि कल हमारे CEO साहब इस कैंपस में आएंगे, सारे प्रोजेक्ट देखेंगे, अगर कोई प्रोजेक्ट समझ में आ गया और बहुत अच्छा लगा तो उन बच्चों को वो एम्प्लॉयमेंट का ऑफर भी देंगे। और ये बोले हर प्रदर्शनी में हम करते हैं, हम ऐसे बच्चों की तलाश में रहते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को साकार रूप देने में सक्षम है। और लास्ट बात जो मैं आज कहना चाह रहा हूं, जो उठाना चाह रहा हूं, जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट को लेकर, आपने एक स्टीव जॉब्स का नाम सुना है और सबने सुना है आजकल, एप्पल कंप्यूटर्स का नाम सबने सुना है। स्टीव जॉब्स को एप्पल कंप्यूटर ने निकाल दिया था कंपनी से। ये बात पता नहीं कितने लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। 95 में कंपनी ने स्टीव जॉब्स को सैक कर दिया था। जब उस कंपनी से बाहर किया गया स्टीव जॉब्स को, तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में स्टीव जॉब्स भाषण दे रहे थे और स्टीव जॉब्स ने कहा, एक सक्सेसफुल होने की जो भार होता है कंधों पर, उस बोझ से मैं दब रहा था और जब कंपनी ने मुझको बाहर निकाल दिया तो उसकी जो हल्कापन आया, उस हल्केपन ने मुझे पुनः क्रिएटिविटी की ओर धकेला। मतलब उसकी क्रिएटिविटी उस सफलता के बोझ में इस तरीके से दब गई थी कि वो उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब हुआ, जबकि उसको कंपनी ने बाहर निकाल दिया। उसकी सारी क्रिएटिविटी ही तब बाहर आई और उसके बाद जो चीजें उसने खोजी, जो उसने एंटरप्रेन्योरशिप के नए कॉन्सेप्ट दिए, नए प्रोडक्ट्स लाया और कंपनी बाध्य हुई उसको पुनः एडवाइजर के रूप में। कंपनी तब तक लॉस में आ गई, कंपनी ने स्टीव जॉब्स को पुनः एडवाइजर के रूप में रखा। स्टीव जॉब्स कंपनी का पुनः चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बना और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1.2 लाख करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, नेट प्रॉफिट, जो कि मध्य प्रदेश के बजट के बराबर है। और उसके पूरा जो प्रॉफिट और जो उसका पूरा टर्नओवर है भारत के टोटल बजट से ज्यादा है। मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भारत जैसे देश के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करा सकता है अपने एंटरप्रेन्योरशिप के एफर्ट से। एक इनोवेशन इतना पैसा पैदा कर सकता है कि भारत जैसा देश चल सकता है। तो इस बात की महत्व आप समझ सकते हैं कि इस पूरे एफर्ट से, इस पूरे प्रयास से अगर एक इनोवेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है तो इस पूरे प्रोजेक्ट की, इस पूरे हमारा जो महत्व है, इस पूरे जो हम जो भी कर रहे हैं उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। और यही एफर्ट भी है कि आप इतने लोग संख्या में आ रहे हैं, आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखिए, उनमें फर्दर कैसे हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं, फर्दर उसको इनोवेट कैसे कर सकते हैं, फर्दर उसमें कैसी चीज़ें ला सकते हैं, भारत के रेफरेंस में हम उसमें कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। इन पर आप सोचिए, करिए और अगले iFast की तैयारी करिए, फिर दम से आइए और फिर तब आप देखेंगे कि आपकी इंजीनियरिंग स्किल कैसे खिलकर बाहर आती है और कंपनियां आपको कैसे हाथों हाथ लेती है। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद सर।
अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो मेरे पास सच में अल्फाज नहीं है। आपकी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंबर की पाक सुराही बादल का एक जाम बनाकर, अंबर की पाक सुराही बादल का एक जाम बनाकर घूट चांद की पी हमने, बात कुफ्र की हमने, बात कुफ्र की हमने। अब मैं अरिंदम शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री हरि बोरीकर जी को स्मृति चिन्ह अर्थात मोमेंटो प्रदान करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं एकांश चतुर्वेदी जी को कि वो मंच पर आए और हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सुनील गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब बारी है वोट ऑफ थैंक्स की। इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि वोट ऑफ थैंक्स के पश्चात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। आप सभी से निवेदन है कि उस वक्त आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री रोहित दशोरा जी को कि वो मंच पर आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। श्री रोहित दशोरा जी। धन्यवाद सौरभ। इस द्वितीय सत्र के वक्ता श्री हरि बोरीकर जी एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। मैं LNCD इंस्टीट्यूट के सभी छात्र प्रतिनिधि एवं प्राध्यापक मंडल का भी आभार प्रकट करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धन्यवाद। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोषणां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठः कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत कर कर भाले। अबला की नुमाय तो भले बहुबल धरणिं नमामि तरणिं रिपुदल वरणिं मातरं वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुम हृदय तुमि मर्म, त्वमरै प्राण शरीरे बहुदे तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। त्वमरै प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। त्वमहि दुर्गा दश पहरण धारिणीं कमला कमल दल विहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वं नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं वर्णिं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय।